अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अंकशास्त्र की बात करूं तो अंकशास्त्र भाग्य बदलने में कितना इफेक्टिव है? क्या बिना जेमस्टोन्स, बिना एस्ट्रोलॉजी, बिना पूजा पाठ के सिर्फ नंबर्स की मदद से लाइफ शिफ्ट हो सकती है? चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, इसको मैं आंसर करता हूँ। हाँ, सबसे पहली चीज, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। राइट। अगर कोई ये क्लेम करता है कि वो भाग्य बदल सकता है, या तो साक्षात वो भगवान ब्रह्मा है, या फिर राक्षस है, बीच में कुछ नहीं, इंसान तो नहीं हो सकता। भाग्य कोई नहीं बदल सकता। इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य हमेशा कर्म ही बदल सकते हैं। कर्म का मतलब इंसान का एक्शन, द एक्शंस दैट पर्सन डज या द पर्सन डू। तो इसको दो चीजों के रूप में समझते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंगली समझने की जरूरत है कि जो हम जेमस्टोन की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, ये सारा अपने आप में कर्म है। ठीक है। मैं इसको एक एक्शन के रूप में रखता हूँ, एक ऐसा कर्म जो अपने जीवन में कर रहे हैं। अगर मैं आपके डायरेक्टली सवाल को आंसर करूँ कि इनके बिना नंबर्स काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। कैसे आते? सबसे पहले जो न्यूमरोलॉजी या नंबर्स आपकी हेल्प करते हैं, वो करते हैं आपका नाम का फैसला करने में। अच्छा। कि पर्सन को नाम क्या देना है। न्यूमरोलॉजी का सबसे पहला और सबसे सिग्निफिकेंट काम यही है। ये काम एस्ट्रोलॉजी भी करता है, ये काम न्यूमरोलॉजी भी करता है, और दोनों ही सेम तरीके से करता है। दोनों का जो बेस है, जो उसके पीछे का बैकग्राउंड लॉजिक है, वो सेम है। बस उस लॉजिक को अपना अपना लेबल दोनों ने लगा रखा है। अब वो है कि जिसकी लाठी उसका भैंस, तो हम उसको उसकी मानते हैं। ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, आप अपने जीवन में जो भी फैसला ले रहे हो, छोटा से छोटा फैसला, बड़ा से बड़ा फैसला, उनको अलाइन करने में कि ये काम कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब करेंगे तो आपका लक बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, आज हमारे बात करने से ठीक पहले धुरंधर पार्ट 2 का टीजर रिलीज हुआ 12:12 पे। 12:12 पे क्यों हुआ भाई? हाँ भी सर, तो दिन ये भी एक कमाल की चीज है। आजकल लोग 11:11, 2:22, 3:33, 5:55 नंबर्स देख के बोलते हैं एंजल नंबर है। इनफैक्ट लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लाइक 5:55, मतलब इतना वायरल है सोशल मीडिया पे। इसके पीछे भी कोई मतलब, इज इट जस्ट अ सोशल मीडिया ड्रिवन सिस्टम, या इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है? सबके पीछे लॉजिक है। क्योंकि आपने काफी सारी चीजों को बहुत डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया। अगर हमने बोला ना कि काल यानी समय ही सब कुछ डिफाइन कर रहा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? आपने जिस धुरंधर का भी एग्जांपल दिया, मैं इसको आंसर करता हूँ। देखिए, जब हम धुरंधर पे आते हैं, समय पे आते हैं, 12:12 हो, 11:11 हो, तो ये एक डिजिटल कल्चर का, जो मैं समय बात करता है कि समय की दो प्रॉपर्टीज है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो ट्रेडिशनली हमारा विज्ञान रहा है, वो दोनों को फोकस करके चला है। जो वेस्टर्न फोकस है, वो क्वांटिटेटिव ज्यादा रहा है। तो मैं इसको देखता हूँ कि ये जो हम टर्म्स एसोसिएट कर रहे हैं 12:12 के साथ, 11:11 के साथ, किसी भी रिपीटिंग पैटर्न के साथ, हम उसको एक क्वालिटेटिव अट्रीब्यूट देने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वालिटेटिव अट्रीब्यूट कि उस समय में हम क्या काम कर सकते हैं, कि व्हाट इज दैट बेस्ट थिंग दैट कैन बी डन। तो इसको मैं एक अच्छे सिग्नल के रूप में रखता हूँ कि चलो, जो दुनिया है, जो दुनिया की जो बुद्धि है, वो हमारे जो हमारे सनातन का विज्ञान है कि आप समय की क्वालिटेटिव ट्रेड को पहुंचे, वहां तक वो पहुंच रहा है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक फैक्ट है। ये हमें एक हायर डायमेंशन तक पहुंचने में मदद करता है। हायर डायमेंशन तक पहुंचने में मदद करता है। ठीक है। अब सिंपल सा समझते हैं कि भाई इन्हीं समय पे हम मैनिफेस्ट क्यों करें। पहले तो समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन ही क्यों करें। देखिए, मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए समझिए कि हम अपने ब्रेन को, अपने ह्यूमन कॉन्शियस को एक मैसेज देना चाहते हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। अगर हम ऋग्वेद की भाषा में जाएं और ऋग्वेद की बात करें, यहाँ पर ऋग्वेद का रोल बड़ा सिग्निफिकेंट है। ऋग्वेद की एक टीचिंग है जो बहुत क्लियर है कि जो इंसान जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, वो उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत क्लियर है। इसीलिए जब हमारे दूसरे वेद आए, जब यजुर्वेद आया या सामवेद आया, तो उसने संगीत की बात की, मंत्रों की बात की, हवन की बात की, ताकि हम मनुष्य के विचारों को उसके मनसा से, मतलब उसके सोच से, उसके देखने की शक्ति से, उसके सुनने की शक्ति से प्रभावित कर सके। इसी का एक मॉडर्न डे आप इवोल्यूशन समझिए या एक कॉन्टेम्पोररी एबरेशन समझिए, वही एबरेशन है आज का मैनिफेस्टेशन। एक ऐसा मैनिफेस्टेशन जो आसान भाषा में है,
हर व्यक्ति कर सकता है, हर इंसान कर सकता है, तो बस वही है और कुछ भी नहीं है। तो उसके पीछे पूरा का पूरा साइंस है। साइंस वही छुपा है कि कैसे हम अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा या सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ लेके जाए। अब ये जो टाइम है, चाहे वो 11-11 हो, 12-12 हो, 3-3 हो, ये सारे के सारे हमारे समय का हिस्सा है। ये ज्योतिष का हिस्सा नहीं है, ये समय विज्ञान का हिस्सा है। अक्सर हुआ क्या है या होता क्या है, हम समय के अध्ययन को ज्योतिष मान लेते नहीं। ज्योतिष या जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो समय को, उस समय के ज्ञान से थोड़ा आगे का स्टेप है। अच्छा। वो एप्लीकेशन स्टेप है, प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल जो समय है वो एक कॉमन एलिमेंट है, वो एक कॉमन स्पेक्ट्रम है जिसको हर कोई शेयर कर रहा है, जिसको अब मैं बोलूं कि भाई दिल्ली, एग्जाम्पल के तौर पे ले लूं कि भाई दिल्ली भारत की राजधानी है। अगर दिल्ली भारत की राजधानी है तो हर राज्य का, भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सबका दिल्ली पे उतना ही इक्वल हक है। अब कोई राज्य बोले नहीं नहीं दिल्ली तो हमारा ही है, ये गलत है। या अगर हम सेम राज्य की बात करें, कैपिटल सिटी तो एक ही होगा। अब उसके हर डिस्ट्रिक्ट वाले बोले नहीं नहीं कैपिटल तो हमारा ही है, नहीं, कैपिटल हर सिटी का उतना ही है जितना वो है। तो सिमिलरली जो समय है वो किसी का नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ समय को पढ़ने का ही विज्ञान है। ये पिछले 100, 150, 200 सालों में ना एक कॉन्स्पिरेसी की तहत या एक साजिश की तहत, साजिश से ज़्यादा बेटर वर्ड टू यूज, ये किया गया कि ताकि हम एक मोनोपोली ड्राइव कर सके। ये भी मतलब कहने का मतलब है कि पैसे कमाने का एक तरीका है, लोगों को ये बता के कि 11-11 पे पोर्टल खुल जाएगा, एंजल्स आर विद यू। बिल्कुल, एक हद तक। देखिए यहाँ पे क्या है ना, मैं एक एग्जांपल दूंगा। मतलब ये सब झूठ है नहीं, क्योंकि जी एज अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि क्या ये लोगों से पैसा कमाने का तरीका है, आपने कहा हाँ बिल्कुल, बट ये झूठ नहीं है। बिल्कुल झूठ नहीं है। मैं तो सच क्या है? मैं आंसर करता हूँ। हाँ, अब सपोज कीजिए, सच बताओ सर, वो पोर्टल खुलता है सर? मैं आंसर कर रहा हूँ। हाँ। मैं आंसर कर रहा हूँ। अगर हम लिटरली समझे हाँ। कि क्या पोर्टल ऐसा कुछ खुलता है, हाँ, तो लिटरल वर्ड और उसके ऑब्जेक्टिव के पीछे थोड़ा डिफरेंस होता है। हाँ। हम ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। जैसा मैं पहले भी बात कर रहा था कि हमारे शास्त्रों में समय के क्वालिटेटिव ट्रेट की बात की गई कि उस समय में क्या करना चाहिए। तो उस समय में क्या करना चाहिए का मॉडर्न एबरेशन बन गया, या मॉडर्न इवोल्यूशन बन गया कि इस समय ये पोर्टल खुल रहा है। अच्छा। So that's a way to interpret it। और मैं इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो पहली चीज तो ये दिस साउंड्स मोर लॉजिकल कि भाई, मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि हमें हमारे शास्त्रों में कहा गया भाई आप सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। क्यों उठिए भाई? आज साइंस ने प्रूव किया ना कि भाई 5 AM क्लब बन गए, 4 AM क्लब बन गए। क्यों बने? क्योंकि भाई उस समय की जो ऊर्जा है, उस समय का जो रित है, उस समय का जो कॉस्मिक ऑर्डर है, वो उस चीज को सपोर्ट करता है, या उस चीज के लिए एक्सेलरेटरी इन नेचर है या सपोर्टिव इन नेचर है। अब ये जो पूरा का पूरा शब्द है ना, ये आम इंसान की भाषा से दूर हो गया। तो इसको आसान भाषा में या एक स्नैकेबल बनाने के लिए उसको एक पोर्टल का नाम दे दिया गया। तो पोर्टल इज जस्ट अ स्नैकेबल फॉर्मेट टू कम्युनिकेट समथिंग मोर डीपर टू इट। कोई चीज सिर्फ बाहर से आया है इसके लिए उसको हम डिस्कार्ड कर दे, नहीं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। एक और चीज यहां पे मैं आंसर करूंगा कि जब हम इनकी बात करते हैं, इन पोर्टल्स की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, तो क्या ये सही है? ये भी सवाल लोगों के मन में बहुत आता है कि भाई क्या इसको हमको सही मानना चाहिए, या क्या हम इसको एक्चुअली विश्वास करें, या क्या एक्चुअली ये हमारा हिस्सा है जिसको हमको सोचना चाहिए। यहां पे एक बहुत गंभीर चीज है। सीधी सी बात है, अगर आप कोई चीज खुद नहीं जानते, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग जी, तो आपको कोई चाहिए जो आपको अवेयर करेगा। जो आपको अवेयर कर रहा है वो अपने समय की आपसे कीमत ले रहा है, जिसको हमने बोला कि उसने उसको कमर्शलाइज कर दिया। भाई सीधी सी बात है ना, आप जिस सब्जेक्ट में वीक होंगे या जो टॉपिक आपका वीक होगा, आपको कोई चाहिए कि भाई हमको ये टॉपिक में हेल्प कर दो, हमको इस साधन में सिखा दो। वो आपको सिखाएगा, तो अपने उस नॉलेज का, अपने उस विजडम का, अपने उस समय का, या आपका जो वैक्यूम है उस वैक्यूम को फिल करने का वो अपना एक चार्ज ले रहा है, अपना एक लिए ले रहा है। दूसरा एक और पर्सपेक्टिव है जो नजरिया समझने की बहुत जरूरत है, और थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट मैं इसको इसी तरीके से देखता हूं, क्योंकि ये ना एक बहुत बड़ी हॉबी बन गई है कि हम इन तरीकों को क्रिटिसाइज करें। अच्छा, अब यहां दो चीजें, हम सिर्फ किसी को इसलिए क्रिटिसाइज करें कि वो मेहनत कर रहा है या कुछ नया रेलिवेंट चीज लेके आ रहा है, ये गलत है। हमको क्रिटिसाइज अपने आप को करने की भी जरूरत है कि भाई हमारे पास ये विज्ञान था,
हमारे पास ये साइंस था, हमने उसको नहीं पढ़ा, हमने उसको नहीं देखा, हमने उसको छोड़ दिया। भाई आप अगर उसको नहीं देखोगे तो कोई ना कोई तो देखेगा ना, कोई ना कोई तो इवॉल्व करेगा। अब जिसने उसको इवॉल्व किया उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि भाई उसने चोरी कर लिया, उसने एक इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी दिखाई, उसने थेफ्ट किया। ये एक सोशल लैंग्वेज में या एक आंदोलन में अच्छा लगता है, बट विज्ञान में अच्छा नहीं लगता। और ऐसा अतीत में भी हो चुका है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मैं एग्जांपल दूंगा। जब हम अपने थोड़ा पीछे चलते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं, वेदों को देखते हैं, मूलतः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपवेद पे आते हैं, पुराण पे आते हैं, या बाकी धर्म ग्रंथों पे आते हैं। ये सारे के सारे जो धर्म ग्रंथ हैं ये प्रीडोमिनेंटली या तो संस्कृत में है, या तमिल में है, या कन्नड़ में है, या तेलुगु में है, इस तरह की भाषाओं में है। प्रीडोमिनेंटली जितनी हमारी लिटरेचर है वो इसी लैंग्वेजेस में या इन्हीं लैंग्वेजेस में, विद अ ग्रेट प्रिमिटिव सिग्निफिकेंस टुवर्ड्स संस्कृत। अब ये समझिए आज की तारीख में कितने लोगों को संस्कृत आती है, या कितने लोग एक्टिवली संस्कृत में कन्वर्ज कर सकते हैं, या संस्कृत को समझ सकते हैं। बहुत कम। अब ये प्रॉब्लम हमसे पहले भी किसी ने सोचा था, वो थे बाबा गोरखनाथ। जब बाबा गोरखनाथ आए, जब उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, इस प्रॉब्लम को जाना, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि भाई देखो, एक समय आएगा कालांतर में जहां लोगों को ये चीज नहीं आएगी, ये लोगों से दूर हो जाएगा। तो उन्होंने सावर मंत्रों की रचना की। सावर मंत्र वो मंत्र थे जो लोकल भाषाओं और बोलियों में थे, ताकि लोगों के टन में रह सके, लोगों के टोन में रह सके, लोगों के लिए करना आसान हो, वो फिजिबल हो। तो मैं इसको वहां से देखता हूं कि एक संस्कृत के मंत्र को लोगों का लिवली बनाने के लिए बाबा गुरु गोरखनाथ ने सिंपली उसको क्या किया, साबर मंत्रों की रचना की, और साबर मंत्र की पूरी एक लाइब्रेरी बना दी। और जो अपने आप में इफेक्टिव है, जो पूरा का पूरा नाथ परंपरा है, उनके बाद एक लंबी परंपरा चली है। ये जो चीजें हम डिजिटल कल्चर में देख रहे हैं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो एंजल नंबर्स हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, ये सारा मुझे लगता है वहां से एक कदम आगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसका एक एडवांस्ड फॉर्म है, बट उसका एक कॉन्टेम्पोररी इवोल्यूशन है जो लोगों के लिए समझना, लोगों के लिए अडॉप्ट करना प्रैक्टिकली फिजिबल है। अब अगेन आपके शुरुआती सवाल पे आते हैं कि क्या अगर लोगों को ऑप्शन दिया जाए तो लोग पहले वाले के पास जाए या आज वाले के पास जाए? भाई आइडियली जाना तो पहले वाले के पास चाहिए, क्योंकि वो आसान था, वो ज्यादा एडवांस्ड था। बट क्या वहां तक पहुंचने की एबिलिटी हमारे अंदर है? क्या हम वहां तक पहुंचने की मेहनत कर सकते हैं? इसका आंसर कम आता है। तो इसको मैं पर्सनली एक कॉन्टेम्पोररी इवोल्यूशन ऑफ द एंशिएंट साइंस के रूप में देखता हूं। और ये हमारे लिए, खासकर हम भारतीयों के लिए, एक सवाल होना चाहिए, एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हमने इन चीजों को कॉन्टेम्पोररी समय के साथ इवॉल्व क्यों नहीं किया। और ये मैं नहीं कर रहा। जब हम आदि शंकराचार्य जी को पढ़ते हैं या आदि शंकराचार्य जी को सुनते हैं जी, उनकी जो टीचिंग्स है ना बहुत क्लियर है। और एक बड़ी अच्छी टीचिंग उनकी मैं लेके आऊंगा, जो उन्होंने अपनी टीचिंग दी, क्योंकि आज जिस सनातन को हम देखते हैं ना, वो बहुत हद तक खुद को आदि शंकराचार्य से डिराइव कर रहा होता है। उनकी एक बड़ी अच्छी टीचिंग है जो मैं बहुत मानता हूं और मैं अपने लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूं, जिसको बाद में अष्टावक्र जी ने भी, अष्टावक्र गीता में भी सिमिलर प्रिंसिपल दिया कि हमें नॉलेज को कॉन्टेम्पोररी समय के साथ इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको इवॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। इवोल्यूशन का मतलब कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप पुरानी चीजों से अच्छी चीजें सीखिए और उसको आज के फिजिबल तरीके में उसको मॉडिफाई करें, खुद को इवॉल्व करें। एंड ये एक हमें मोरल जिम्मेदारी लेनी चाहिए नैतिक रूप से कि हमें जो भारतीयों को जो ज्ञान संपदा मिली, जो ज्ञान परंपरा मिली, हमने उसको ना ही पढ़ा, ना ही उसको कॉन्टेम्पोररी समय के हिसाब से इवॉल्व किया। तो ये एक कमी एक कल्चर के रूप में हमको एक्सेप्ट करना चाहिए
हाँ, बट एक अच्छी चीज़ है कि पिछले कुछ सालों में इस डायरेक्शन में काम हो रहा है, लोग उधर काम कर रहे हैं, उसको इवॉल्व करने की तरफ आगे जरूर बढ़ रहे हैं।